ये तो रही बात आपके साहित्य की, अनुवाद की। आपको ना सिर्फ लोग एक लेखक के तौर पर जानते हैं, अनुवादक के तौर पे जानते हैं, बहुत सारे आसपास का जो दायरा है वो साहित्य संगम के नाम से भी जानते हैं। इस साहित्य संगम का सफ़र अब मेरे को संक्षिप्त में बताइए कि कैसे लेके यहाँ से आज तक विभिन्न सभाएं जो होती हैं, संगठन कैसे रहा? संगठन एक शौक भी है और प्रक्रिया भी है। ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज होना, ऑर्गेनाइज में लोगों को साथ लेकर चलना कठिन और जटिल कार्य कहलाता है। आप काम कर सकते हैं, किसी से करवा नहीं सकते, लेकिन जब भावना होती है। 1976 में बठिंडा में रजिंद्रा कॉलेज में रहते हुए साहित्य संगम की स्थापना हमने श्याम सुंदर दीप्ति, हरभजन सिंह खेमकरनी, गुरपाल सिंह लिट, बड़े नाम, इन दोस्तों के साथ शुरू किया था। तो वो लोग बाहर चले गए, दीप्ति जी चले गए, हरभजन खेमकरनी चले गए, लिट साहब चले गए। मैं इसको सहेजता संवारता रहा, चाहे साहित्यकार नाम मेरे साथ थे या नहीं थे, लेकिन मैंने इसको परिवार के सदस्य की तरह पोषण किया। बठिंडा में भी, मोहाली में भी, चंडीगढ़ में भी, जीरकपुर में भी। चंडीगढ़ में उन दिनों इन्हीं गिनी 2-3 संस्थाएं हुआ करती थी, अभिव्यक्ति, बहरहाल या साहित्य संगम, और चौथी पांचवी का नाम मैंने तो कभी सुना नहीं था। आज दर्जनों की संख्या में हर आदमी अपने कंधे पर एक संस्था लेकर चल रहा है और वो महंत कहलाना चाहता है। तो इस तरह से नए लेखन को और लेखक को अपने साथ जोड़ना, मंच पर बुलाना, उनको परिचय करवाना और आकाशवाणी, दूरदर्शन तक रेफर करना, ये मेरा शौक रहा है और ऐब भी कहलाता है। कोई माने ना माने, मैं बता देता हूं कि अमुक को बुलाएं। ये तो रही बात साहित्य संगम की। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे पंजाबी के विकास की बहुत राजनीतिक दल, कुछ तथाकथित राइटर, लेखक, कवि सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं कि पंजाबी को लागू करो। सरकारी संस्थान पंजाबी के विकास जिसमें भौतिक विज्ञान की शब्दावली हो, हिसाब मैथ की शब्दावली हो, अदालतों के काम जैसे कहते हैं कि पंजाबी में होना चाहिए, उसकी शब्दावली हो, उसके लिए पंजाबी की ना सिर्फ पढ़ाई, उसकी टाइपिंग या दूसरा जो भी एक अदालत को चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसमें संस्थाएं क्या कर रही हैं? मित्र बार ऐसा है कि राजनीति आज हावी है हर जगह, चाहे वो छोटी संस्थाएं हों, चाहे वो राज्य की अकादमियां हों, चाहे वो और कोई बड़ा या छोटा अदारा हो। दरअसल भाषा का विकास तो पाठक सिद्ध करते हैं। जिस भाषा में जितने अधिक पाठक होंगे उतनी वो भाषा विकसित कहलाएगी। पंजाबी के पाठकों का दायरा बड़ा सीमित है। पढ़े लिखे लोग अंग्रेजीदा कहलाते हैं, अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं। हिंदी राष्ट्रभाषा है, इसलिए हिंदी सिख का सवाल आ जाता है कई बार, कभी कभी, हमेशा नहीं। लेकिन ये जो ग्लोसरीज बताया आपने, शब्दानुवाद अर्थशास्त्र के, राजनीति के, गणित के, ये हम लोगों ने पंजाब स्टेट यूनिवर्सिटी में टेक्स्ट बुक बोर्ड में रहते हुए शुरू करवाए थे। 20-25 ग्लोसरीज, अनुदित शब्दावलियाँ अंग्रेजी से पंजाबी में इसलिए इंट्रोड्यूस की थी कि अनुवादक को सहायता मिले, वो कर सकें। लेकिन वो आधा अधूरा काम था। बाद में भाषा विभाग को दे दिया गया, यूनिवर्सिटी टेक्स्ट बुक बोर्ड की तीसरी हो गई। जब डायरेक्टर बदलता है, नया डायरेक्टर आता है, तो उसके साथ संस्थान की रूपरेखा भी बदलती है। प्रेम प्रकाश सिंह रहे, सूबा सिंह रहे और कई विद्वान आए पंजाब स्टेट यूनिवर्सिटी टेक्स्ट बुक बोर्ड में, संपादक और एडिटर और डायरेक्टर। उन लोगों ने मनमानी भी की, इच्छाओं की पूर्ति भी की और ठकुर सुहातियाँ भी निभाई।
जब कोई ये करने पे उतारू हो जाए तो भाषा विकास कैसे करेगी? मैं दो टूक बात कहना जानता हूँ, कह सकता हूँ। भाषा विभाग या यूनिवर्सिटियाँ भाषा के विकास का ठेका नहीं ले सकती। लेखक यदि लेखन में सहज हो, सरल हो, तो वह बहुपठित कहला सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ेंगे। हिंदी में एक लेखक की, मित्र की एक रचना का, निबंध का शीर्षक है चित्त की प्रक्रिया में प्रतीक का प्रकार। अब ये हिंदी के लेखक का, विद्वान का, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का विषय है, शीर्षक है लेख का, मेरी समझ में नहीं आता, शायद औरों की समझ में आता हो। तो इस तरह की स्थितियां पंजाबी में भी हो जाती हैं। आजकल जो हिंदी का अंग्रेजीकरण किया जा रहा है, एब्रीवेशन के साथ उनको शॉर्ट लिखा जा रहा है, ये भी घातक है। चाहे पंजाबी हो चाहे हिंदी हो, यूपीएससी को सब समझते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन ऐसे सैकड़ों शब्द हैं जिनको आज हिंदी के अखबार इस तरह से 5-5 अल्फ़ाबेट के साथ बिंदी लगाकर छाप रहे हैं या बिना बिंदी के इकट्ठे छाप देते हैं, मेरी को तो समझ नहीं आता। तो भाषा के विकास में इनकी ग्लॉसरीज ही काफ़ी नहीं है, इनको अमल में लाना भी ज़रूरत है। मानव जी, आज के दौर में जब सोशल मीडिया बहुत हावी है, एक पाठक क्या करे अपनी भाषा के लिए? पाठक की अपनी सीमाएं हैं, दर्शक की अपनी सीमाएं हैं, लेखक की कोई सीमा नहीं है। इसलिए आज गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, शहर शहर में, कस्बे कस्बे में लेखन और लेखक उभर रहे हैं। उन पर कोई सेंसर नहीं है, उन पर कोई संपादन नहीं है, उनका कोई संशोधन नहीं है। जो व्यक्ति जो भी लिखता है वो फेसबुक के माध्यम से कहीं भी सोशल मीडिया पे डाल देता है, और जो उसको परिचित होते हैं वो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, एक लाइन में, एक शब्द में या 3 लाइनों में उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। किसी की प्रतिक्रिया किसी लेख पर या कविता पर आपको 12-14 पंक्तियों में लिखी हुई नहीं मिलेगी सोशल मीडिया पर। इसका मतलब वो ठकुर स्वाहाती कर रहे हैं। जिसके साथ अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, उसके साथ अपनी निकटता सिद्ध करने के लिए उसको लाइक करते हैं या उसका ध्यान आकर्षित करते हैं। मैं उनमें से एक हूँ, मैं भी ऐसा करता हूँ। तो जब जब ऐसी स्थितियाँ आएंगी, सोशल मीडिया का दोष नहीं है। हम लोग शॉर्टकट में उस तरह से विश्वास करने लगे हैं जैसे फास्ट फूड। गति बहुत बढ़ गई है समय की, हर आदमी तेज गति से चलना चाहता है, उड़ना चाहता है। आकाश उसकी सीमा में नहीं आ रहा, चंद्रमा न जाने कहाँ कहाँ जाने के इरादे सफल हो रहे हैं, हो चुके हैं। तो ऐसे में हरि अनंत, हरि कथा अनंत। मनोज जी, एक बात बताइए, आज के दौर में भाषा की बात अगर करें, बोली तो चलो जैसी है ठीक है, मगर भाषा की लिपियाँ मर रही हैं। पंजाबी को कोई पंजाबी में नहीं लिख रहा, हिंदी को कोई हिंदी में नहीं लिख रहा। ये तो वो भाषाएं हैं जिनको हम जाति तौर से जानते हैं। ऐसे ही दूसरी भाषाओं वाले लोग भी अपनी भाषा को, बोलचाल की बात को रोमन में लिख रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि भाषा के लिए इस लिपि का बिगड़ जाना, क्या स्थिति हो सकती है? एक तरह से तो ये दुर्भाग्य है, एक त्रासदी है, क्योंकि हर भाषा लगभग अपनी लिपि साथ लेकर आती है। उर्दू की फारसी है, पंजाबी की गुरमुखी है, हिंदी की देवनागरी है, इंग्लिश की रोमन है, इसी तरह से अन्य भारतीय और विदेशी भाषाएं भी। लेकिन सुविधा के लिए, संपर्क के लिए, संवाद के लिए जब से ये सोशल मीडिया आया है, कंप्यूटर आए हैं और दूसरे तीसरे साधन माध्यम हमारे सामने हैं, हम लोगों ने अपने आप को सुविधाजीवी मान लिया। ये सुविधा हमसे करवाती है। फिल्मों वाले, दूरदर्शन वाले हिंदी शुद्ध नहीं लिख पाते, दिक्कत आती है उनको देवनागरी लिखने में। वो अंग्रेजी में कैप्शन देने लग गए, सूचनाएं देते हैं, डिक्लेरेशन देते हैं, डिसऑनर देते हैं, डिस्क्लेमर देते हैं।
अब इसको कौन समझेगा। फिल्मों में कभी आया करते थे कि इन पात्रों का यथार्थ जीवन से कोई संबंध नहीं है, ये कोरी कल्पना है। आजकल भी दूरदर्शन पर ऐसा आ रहा है, उनको देना पड़ता है डिस्क्लेमर जी। वो इंग्लिश में भी देते हैं, अन्य भाषाओं में भी। अब लिपि और भाषा को मैं तो अभिन्न मानता हूँ। अगर कोई पाकिस्तानी वाला उर्दू में नहीं लिख रहा, पाकिस्तान की भाषा में गुरुमुखी में लिख रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन पंजाब का यदि उर्दू में लिख रहा है तो वो भी ये काम कर रहा है। अगर पंजाबी का लेखक बम्बई में बैठा सुखबीर पंजाबी लिखता था महाराष्ट्र में, वो भी एक सेवा कर रहा था। और दोस्त कलकत्ता में बैठे हुए पंजाबी लिख रहे थे, गुरपाल सिंह लिट, बलदेव सिंह सड़कनामा, ये भी ये काम कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के लेखक जब पंजाबी में लिख रहे हैं, दीदार सिंह हो या कोई भी, वो भी ये काम कर रहे हैं। तो लिपि को छोड़ना तो अनफॉर्चुनेट कहलाता है। लेकिन इस फास्ट फूड के युग में, इस त्वरा गति के ज़माने में आदमी सुविधा जीवी, सुविधा भोगी कहलाने लगा है, तो मनमानी करने से किसी को कौन रोक सकता है। आपको अंडा पसंद है या दही, ये आपकी चॉइस पर है, जो जो कर रहा है उसको करने दीजिए। चलते चलते मानव जी एक सवाल है मेरा। आज के दौर में एक अच्छा पाठक, मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी कवि, लेखक, पाठक पहले हो, वो पाठक आज के दौर में क्या करे? देखिए, फुर्सत नहीं है पाठक के पास। जो लोग अभ्यस्त हैं पढ़ने के, रीडिंग हैबिट्स एक हैबिट है। कुत्ते पालना, बिल्लियाँ पालना, पतंगबाजी करना, शराब नोशी करना एक आदत कहलाती है। इसी तरह से पढ़ना भी एक आदत है, मेरे में शुरू से रही। मैं पत्रिकाएं जुटाता रहा, अखबारों की कतरनें संजोता रहा और ऐसी बहुत सी चीज़ें करता रहा जिनको मेरे घर वालों ने पसंद नहीं किया। फाइलों के अंबार लग गए, कटिंग सही रहा हूँ, गोंद से चिपका रहा हूँ, रख रहा हूँ, किस काम आएंगे, किस काम आए होंगे। लेकिन एक खबत थी, रिकॉर्ड मेंटेन करना कि कब छपी है, कहाँ छपी है, कितनी तारीख को छपी है, किसने छापी है, मेंटेन करता था मैं। इसी तरह से पाठक यदि सजग और जागरूक पाठक है और वो पढ़ना चाहता है अपने माध्यम से, वो किसी भी भाषा का हो सकता है, वो तो खोजी है, कहीं भी खोज कर पढ़ लेगा। जिसने नहीं पढ़ना उसको आप पढ़वा नहीं सकते, मुश्किल है। क्योंकि जो शाकाहारी है वो शाकाहारी रहेंगे, जो मांसाहारी हैं वो मांसाहारी रहेंगे। आओ अब जानते हैं फूलचंद मानव जी के बारे में, उनके समकालियों की राय। शब्दों की महिमा अपार है, शब्दों का संसार विचित्र है। शब्दों से जो रचना बनती है वो न जाने कितने लोगों को प्रेरित करती है और कितने लोगों को प्रभावित करती है। हमारे यहाँ बहुत ही बड़े बड़े रचनाकार हुए हैं, बड़े बड़े लेखक हुए हैं, अनुवादक हुए हैं, आलोचक हुए हैं। हमारी परंपरा बहुत प्रौढ़ है साहित्य की। और आज के युग की बात करें तो आज के युग में हमारे पास श्री फूलचंद मानव जी हैं, जो लगातार पिछले 50 वर्षों से हिंदी में और पंजाबी में लिखते रहे हैं, हिंदी में और पंजाबी में अनुवाद भी करते रहे हैं और एक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। और उनका कंट्रीब्यूशन कविता में बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो पिछले बहुत से वर्षों से, जब धर्मयुग और सारिका इस तरह की मैगजीन्स होती थी, तब उनमें छपते थे, उनकी कहानियां, उनकी कविताएं छपती थी। और अब तक उनके कई कहानी संग्रह आए हैं, जैसे एक ही जगह, एक गीत, एक मौसम, कमजोर कठोर सपने, ये चर्चित हैं उनके कहानी संग्रह और कविता संग्रह। और उनका एक कहानी संग्रह भी आया था बहुत पहले, अंजीर नाम से, और कुछ वर्ष पहले वो अंजीर जो था दोबारा प्रकाशित हुआ। और जब दोबारा प्रकाशित हुआ तो लोगों ने देखा और जाना कि वो कितने अच्छे कथाकार भी हैं। उनकी कथाओं का मूल्यांकन उस तरह से हुआ नहीं है। जब भी बात होती है उनके साहित्य की, कविताओं की बात होती है, उनके अनुवादों की बात होती है,
जिस अनुवाद के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, सौहार्द सम्मान मिला है, शिरोमणि सम्मान मिला है, कई सम्मान, दर्जनों अवार्ड मिले हैं उनको, उनके काव्य के लिए, अनुवाद के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। उन्होंने कई यात्रा वृत्तांत भी लिखा है। मोहाली से मेलबर्न तक का उनका है, इनका मानव जी का एक है वो जो ज्ञानपीठ से छपा है। लेकिन इस सब के बावजूद भी मुझे लगता है कि हमें उनके कहानियों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। जब हम बात करते हैं आधुनिकता की, हम यथार्थ की, जो सामाजिक यथार्थ है, जिसको इस तरह से उसको हम कहानियों में दिखाते हैं, अगर हम उनकी कहानियों को फिर से पढ़ें और देखें तो हमें वो सब उसमें नज़र आता है। जिस तरह से मैजिकल रियलिज्म की बात होती रही है, कई कहानियों में देखा गया है, इनकी कहानियों में भी उस तरह की लेयर्स जो हैं वो दिखती हैं। और जहाँ तक काव्य की बात है, अभी हाल फिलहाल में कुछ महीने पहले अंग्रेजी में उनकी कहानियों के कविताओं के अनुवाद छपे, जो कि लोगों ने देखे, पढ़े, बल्कि अंग्रेजी पाठकों ने पढ़े। जब उन्होंने वो अनुवाद पढ़े तो उनको यकीन हो गया कि हम एक बहुत बड़े रचनाकार को पढ़ रहे हैं। और इससे ये जाहिर होता है कि हमें उनकी कविताओं को दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद करना चाहिए, ताकि बाकी लोगों तक भी, बाकी भाषाओं तक भी उनकी रचनाएं पहुंच सके। क्योंकि जैसा कि मैंने आरंभ में ही कहा था, शब्द की महिमा अपरंपार है और शब्द का संसार बहुत ही सुंदर है। और मैं कामना करता हूं कि उनका लेखन इसी तरह से चलता रहे। नमस्कार, धन्यवाद। फूलचंद मानमोहनी प्रोफैसर है ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਏ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। उन्होंने लिटरेचर में बहुत ज़्यादा काम किया है और शुरू से जुड़े रहे हैं विद्यार्थियों के साथ भी, और हर सूरत में वो हमेशा अग्रसर रहे हैं कि किस तरह से साहित्य को बढ़ाया जाए। सर उनका नाम ही है फूलचंद मानो। हाँ, वो तो फूल की तरह हैं और हिंदी के बहुत ज्ञाता हैं। और ऐसा कोई मैगजीन नहीं है हिंदी का जो उन्होंने ना हाथ लगाया हो, ना पढ़ा हो और ना इकट्ठा किया हो। बहुत काबिल तारीफ इंसान है। गत 57 वर्षों से मैं विष्णु सक्सेना अपने प्रिय मित्र भाई फूलचंद मानव के साथ पारिवारिक व साहित्यिक क्षेत्र से जुड़ा रहा हूँ और उनके कवि, कहानीकार, समीक्षक व अनुवादक रूप का बड़ा साक्षी रहा हूँ। भाई मानव की एक बात और कि वह जो सोचते हैं वह कर दिखाते हैं। लोगों को अपने साथ लगाने की, लोगों को जोड़ने की अद्भुत क्षमता है उनमें। आज आपका हमने बहुत सारा समय लिया, बहुत सारी चीज़ें अपने दर्शकों के लिए, आपके पाठकों के लिए आपसे हमने पूछने की कोशिश की। इस कार्यक्रम को आज यहीं समाप्त करते हैं। रूबरू होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सैनी साहब धन्यवाद, आप दोस्तों के साथ मेरे घर आए और आपने बातचीत की, मैं मशकूर हूँ।